हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इकोनॉमिक पोर्शन ऑफ द ऑनगोइंग सीरीज आई दृष्टि ईयरली करंट अफेयर्स मैगजीन 2025। तो उसी सीरीज में जो चल रहा है उसी में आज हम लोग इकोनॉमिक पोर्शन देखने वाले हैं। तो इस इकोनॉमिक पोर्शन में कई वैरायटीज के न्यूज है। ठीक है, जैसे कि कुछ न्यूज है जो कंप्रिहेंसिव तरीके से कवर की गई है, कुछ न्यूज शॉर्ट में कवर की गई है, कुछ स्कीम्स है, कुछ रिपोर्ट्स हैं। इन सारे चीज़ को देखेंगे और लास्ट में इकोनॉमिक सर्वे और बजट है। ठीक है, इन सारी करंट अफेयर्स को वी आर गोइंग टू सी इन पार्ट्स। ओके, एक वीडियो में इसको पूरी तरह से कंप्रिहेंसिव वे में समझाना थोड़ा मुश्किल है। ये बल्कि भी हो जाएगा, एक वीडियो तो बना दूं लेकिन बल्कि हो जाएगा आपके लिए भी। तो इसको छोटे छोटे पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो गाइज, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, तो देखो इस क्लास का जो एजेंडा है हम लोग कैसे कवर करेंगे। ये सारी न्यूज है देखो, बट आई एम गोइंग टू कवर in a very different way. See, I have prepared special notes for each and every topics. So I will take up each news in a very detailed and simple way. इस तरीके से मैं समझाऊंगा जो जिससे कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा। और मैंने एक पूरी कंप्रिहेंसिव और सिनोप्सिस दोनों कह लो इसको, मैंने नोट्स बनाया है एक एक न्यूज का। ये देखो, ये इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। मैं पढ़ाऊंगा आपको इसी नोट से और फिर आपको जो ओरिजिनल पीडीएफ है इसका, ये जो है ओरिजिनल पीडीएफ है, तो आपको इस पे ले जाकर दिखाऊंगा कि सारे जो है पॉइंट्स मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। तो देखो, पहले एक बार ओवरव्यू करते हैं कि इसमें टॉपिक्स क्या क्या जो है कवर करने वाले हैं। कि इंडिया की स्टेटस बताया गया है इकोनॉमी के कि किस कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गई है। ठीक है, तो ये एक न्यूज होगा आपका। एफडीआई से रिलेटेड कुछ न्यूज देख लेंगे हम लोग। आरबीआई की रिपोर्ट आई है तो ये एनुअल रिपोर्ट है, इसको देखेंगे। फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, पीएलएफएस, इसको भी देखना जरूरी है। इसमें काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट्स है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें से काफ़ी बन सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब ये देखो गाइस, ये जो कंप्रिहेंसिव न्यूज है ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन इससे नहीं आने हैं। इससे आएंगे तो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। और आजकल आपने नया ट्रेंड देखा है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का आपने देखा होगा, तो उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंगल लाइनर बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, आएंगे लेकिन उसमें भी 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट डाल करके आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो जब तक आप डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही है कि आपको आसान भाषा में चीज़ों को डिलीवर किया जाए ताकि you are able to retain the topics so that you can arrive at the correct answer in the examination hall. ठीक है, तो इसमें अगला न्यूज होगा आपका ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। then we will see here we will see provisional estimates of annual GDP. then in the same series we have RRB news related to regional rural banks. ठीक, खरीफ क्रॉप्स रबी क्रॉप्स पे जो है एमएसपी डिसाइड की गई है उसको देखने वाले हम लोग। फिर एनिमल हस्बेंड्री पे कुछ रिपोर्ट्स है उसको देख लेंगे। ठीक है, फिर ये जो है देखो मैंने बताया रबी क्रॉप्स पे एमएसपी। फिर जो मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसकी क्या ट्रेंड चल रही है वो देखना है। और कुछ हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड रिपोर्ट्स है उसको देखेंगे। ठीक है, और इसमें वर्ल्ड ट्रेड में WTO का एक रिपोर्ट है, उसमें जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड डाटा दी हुई है किसी कंट्री की। अपना इंडिया की क्या रैंक है उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, वो देखना है हमें डिटेल्स में। फिर इन्वेस्टमेंट में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वी आर गोइंग टू कवर इन डिटेल्ड मैनर। सो सी, तो पहला न्यूज इसी में ऊपर जो आपने देखा उसमें था कि
कि इंडिया की कौन सी रैंक है ओवरऑल जीडीपी में, ठीक है, इकोनॉमी में इंडिया की रैंक क्या है। तो ऊपर जो सीरीज था उसका पहला न्यूज ये है कि इंडिया हैज बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएस, चाइना एंड जर्मनी, ये आपका न्यूज था, ठीक है। एज पर नीति आयोग, नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया हैज बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएस, चाइना एंड जर्मनी। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, इस पॉइंट को आपको एक याद रखोगे, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है कि इंडिया इज विटनेसिंग अ कंटिन्यूअस सस्टेन्ड ग्रोथ। ओके, और इसी ग्रोथ की वजह से इट इज प्रोजेक्टेड दैट the growth rate will be around 6% and India is going to achieve 5.58 trillion US dollar economy by 2028। ये प्रेडिक्शन है कि इंडिया 6% से ग्रो करेगा और 2028 तक लगभग 5.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। चलो अब इसी में देखते हैं कि आईएमएफ के हिसाब से वो क्या कहता है इंडिया के बारे में। आईएमएफ की एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। इसमें इंडिया की जीडीपी के बारे में क्या प्रिडिक्शन की गई है कि इसमें ये कहा गया है कि इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है, यू सी इंडियाज नॉमिनल जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ जापान। मतलब जापान की जो नॉमिनल जीडीपी में जो ग्रोथ होगी उसके कंपैरिजन में इंडिया का ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। ये किस रिपोर्ट के हिसाब से है? आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से है। रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये सारे टर्म मेंशन्ड है बट इन a very vague language, so I have made very simplified notes for you। okay, अब ये आईएमएफ क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि जो इंडिया जो है, इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट या फिर कह लो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एमंग द मेजर इकोनॉमीज। जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उनमें इंडिया जो है विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है। और क्या व्हाट इज द रेट प्रिडिक्टेड, रेट ऑफ ग्रोथ? इट इज प्रिडिक्टेड दैट 2025 में 6.2% से ग्रो करेगी और नेक्स्ट ईयर 2026 में इसकी ग्रोथ जो होगी क्या होगी? 6.3% से ग्रो करेगी इंडिया, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया, आपको पीडीएफ में ले जाकर दिखाता हूँ ताकि आपको विश्वास हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। सी, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि इंडिया हैज बिकम नाउ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एज पर नीति आयोग रिपोर्ट। ओके, नीति आयोग में ये आपको इतना ही आएगा, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा है सुब्रमण्यम, ठीक है। ओके, चलो देखो उसके बाद देखो आईएमएफ के बारे में यहाँ पे चर्चा है। आईएमएफ का रिपोर्ट क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट, ठीक है। इसमें जो है ये आपको पूरी तरह से ये दिया गया, देखो 6.2% से इंडिया 2025 में ग्रो करेगी और 6.3 से 2026 में ग्रो करेगी, ठीक है। और आपको ये जो है अभी इस टेबल में आपको सीरीज दे रखा है कि कितनी कितनी जो है अभी इकोनॉमी की स्टेटस है, ठीक है। तो समझ में आ गया इसमें जो है किस टाइप से दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स करके आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, ठीक है। तो आगे न्यूज देखते हैं, अगला न्यूज क्या है हमारा। चलो दूसरा न्यूज क्या है कि एफडीआई से रिलेटेड न्यूज है। ओके, वी आर गोइंग टू सी द न्यूज विथ रिस्पेक्ट टू एफडीआई। सो एज पर गवर्नमेंट एस्टिमेट एफडीआई फ्लो हैज increased by 14% in comparison to previous year। ओके, ये जो प्रीवियस ईयर 2023-24 का कंपैरिजन में अगर हम इस साल देखें 24-25 में, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस अगर हम देखते हैं 2024-25 में, तो जो एफडीआई का फ्लो है इंडिया में वो क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ओके, इतना याद रखना, ट्रेंड आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
चलो, तो जो हमारा जो एफडीआई आया है वो जो है किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आया है, ये अब हमें देखना है। जो जो टॉप रिसिपिएंट सेक्टर्स हैं वो है सर्विस सेक्टर में 19%, ठीक है, सॉफ्टवेयर में ये 16% है, और ट्रेडिंग में ये क्या है 8%। ये सारे जो है क्या है सर्विस सेक्टर्स ही हैं पूरी, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर के बारे में कहा गया है कि ये हाईएस्ट जो है इनफ्लो हो रहा है इसमें एफडीआई का। तो कीवर्ड क्या याद रखोगे कि हाईएस्ट जो इनफ्लो है किस सेक्टर में है, तो सर्विस सेक्टर में है। ओके, चलो, नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज, न्यूज नहीं, इसी सीरीज में क्या है कि सोर्स क्या है, ठीक है, कहाँ से सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रहा है। तो सिंगापुर सबसे हमारा जो है टॉप सोर्स है जहाँ से एफडीआई आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली 30% जो एफडीआई है हमारा सिंगापुर से आ रहा है। उसके बाद 17% कहाँ से, मॉरिशियस, देन थर्ड इज योर यूएस। ओके, एंड डेस्टिनेशन वाइज किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एफडीआई है, ये ट्रेंड आपको याद रखने होंगे, ये पूछ लेगा। तो सबसे ज़्यादा आ रहा है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, फॉलोड बाई कर्नाटका, एंड थर्ड पे है दिल्ली। ओके, याद हो गया। चलो, अब जो है इसको भी मैं दिखा दूं आपको। चलो, एक इसको भी देख लो ताकि आपको विश्वास हो कि हाँ सारे चीज़ जो है कवर्ड हो गए, कुछ छूट नहीं रहा है। ओके, नाउ सी एफडीआई, ये देखो ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट बेस्ट लिखी हुई है कि सर्विस सेक्टर में क्या है कि ये टॉप रेसिपिएंट है, ठीक है। अब देखोगे आप यहाँ पे तो हाईएस्ट शेयर जो है किस स्टेट को जा रहा है, महाराष्ट्र को, ठीक है, फिर कर्नाटक एंड दिल्ली, ये लिखा मैंने आपको पूरी तरह से डिटेल में बताया, ठीक है। सोर्स देखो क्या है, सोर्स के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ, ठीक। और इससे रिलेटेड बाकी और जो मैंने बताया आपको ये सारी चीज़ें एडिशनली जो सोर्स हमारे जो हैं पूरी डिटेल्स में मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अब चलो अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ देखो क्या है। अब आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, ठीक है। अब इसमें जो है हमें क्या देखने को मिला, सी हियर, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट आई है 2024-25 की, ठीक है। So let's see what is there in this report. We will see all those important highlights which are important for the examinations. Okay, see, ये मई 2025 को रिलीज हुआ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ओके, तो ये रिपोर्ट, एक बात बताओ, क्या ये मैंडेटरी है रिपोर्ट रिलीज करना आरबीआई को? बताओ, कमेंट में बताओ। यस, it is mandatory because it is mandated under RBI Act 1934। उसका सेक्शन 53 क्लॉज 2 है जिसमें ये कंपलसरी है कि आरबीआई को एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करनी है, ठीक है। तो ये जो है कैसा है, कंपलसरी है। तो की हाइलाइट्स क्या है रिपोर्ट्स का, लेट अस सी। तो इस रिपोर्ट्स में क्या की हाईलाइटेड है कि आरबीआई की जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट has shown an increment of 8.2% in comparison to previous report। समझ गए, जो आरबीआई का प्रीवियस रिपोर्ट्स था उसके रिस्पेक्ट में इसके बैलेंस शीट में 8.2% का ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो ये जो बैलेंस शीट होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। ये बेसिक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो इस बैलेंस शीट में क्या होता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी, सी हियर, एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों जो है मेंशन होता है। बैलेंस शीट क्या होता है, इनकमिंग माइनस आउटगोइंग, ठीक है। जो भी आपका इनकमिंग कोई चीज आया और कितना गया, ठीक है, या फिर आपका एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितनी है, दोनों चीज को आप लिखोगे वहां पे, ठीक है। और उस ऐसा लिख करके एक पेपर या शीट तैयार करोगे, उसी को क्या कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं, ठीक है। तो हर एक कंपनी का, हर जो है ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट होता है, ठीक है। चलो, तो एसेट्स जो है और लायबिलिटी दोनों जो है इसमें मेंशन्ड होता है।
तो इसमें क्या कह रहा है कि बैलेंस शीट इंक्रीज हुआ है कितने से 8.2% से। तो एसेट्स इंक्रीज क्यों हुआ है, तो उसके 3 रीजन मेंशन्ड है, ठीक है। बिकॉज ऑफ हायर गोल्ड होल्डिंग, ठीक है, जो गोल्ड होल्डिंग है वो हाईएस्ट, मतलब हायर उसका प्रोपोर्शन बढ़ा है, ठीक है, गोल्ड डिपॉजिट्स आरबीआई के पास ये बढ़ा है, इसकी वजह से उसकी एसेट्स बढ़ी है, ठीक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है और उसके साथ साथ जो है एफडीआई भी बढ़ा है, ठीक, इसकी वजह से बैलेंस शीट में इंक्रीमेंट आया है। अगला पॉइंट इसमें हाईलाइटेड है कि आरबीआई की इनकम भी बढ़ी है बाई 22.77%। क्या समझे कि 22.77% से आरबीआई की इनकम बढ़ी है, ठीक है। और साथ में ये भी कहा है कि इनकम के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है आरबीआई का, ठीक है। तो वो कितने से बढ़ा है, 7.76% से, ठीक है, लगभग 7.5% से एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। अगर इनकम बढ़ा है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, ठीक, ये 2 पॉइंट याद रखोगे, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हाईलाइट की गई है रिपोर्ट में कि कैश टू जीडीपी रेशियो जो है वो क्या हो रखा है, डिक्लाइन हुआ है। तो ये बताओ कि ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है, बताओ। कैश टू जीडीपी रेशियो हैज डिक्लाइन, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक, चलो मैं समझाता हूँ। ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट की फोकस है क्या है, डिजिटल इकोसिस्टम। हमारी जो यूपीआई है, ऑनलाइन पेमेंट है, नेफ्ट है, आरटीजीएस है, ये सारी जो है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स है, सारी जो चीज़ें हो रही है हमारी जो ऑनलाइन होती है, ठीक है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है, कैशलेस इकोनॉमी बनाना, मतलब कि सारी चीज़ डिजिटली होगी, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट की वजह से, डिजिटल पेमेंट की वजह से कैश टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, 2-3 स्टार लगा लो इस पे, ओके। साथ में ये एक न्यूज है कि 500 की जो नोट्स है उसकी जो वॉल्यूम है और वैल्यू, बाई वॉल्यूम एंड वैल्यूज, ठीक है, वो दोनों में इसकी इंक्रीमेंट हुई है। मतलब साफ साफ क्या है, आसान भाषा में समझो कि जो डिमांड है 500 नोट की उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ठीक है। 200, 100, 100 ये सब जो नोट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी है, 500 नोट्स की। सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में रहने वाला नोट्स है 500 का नोट है, इसमें रिपोर्ट में ये हाईलाइटेड है, ठीक है। एक भी पॉइंट मैं बाहर से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि उस रिपोर्ट से बता रहा हूँ और पूरी तरह से इसको रिफाइंड करके स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ताकि आपको आसानी से याद होके, ठीक, ठीक है। इसी रिपोर्ट में अगला पॉइंट ये बोला गया है कि एफडीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन द कॉर्पोरेट सेक्टर थ्रू बॉन्ड्स हैज इंक्रीज्ड बाय 11.4%। क्या समझे, एफडीआई कॉर्पोरेट सेक्टर में इंक्रीज हुआ है, माध्यम क्या है, बॉन्ड है, ठीक है, समझ गए। बॉन्ड में लोगों ने, बाहर के लोग जो है इन्वेस्ट किए हैं यहाँ के कंपनी में, ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आरबीआई ने 2.6 लाख करोड़, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सरप्लस जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर किया है, ठीक है। ये आप बताओगे किस कमेटी के रिकमेंडेशन से ये ट्रांसफर की जाती है और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनली या स्टैट्यूटरली, दोनों में से कौन सा है, बताओ। मैं ये बताता हूँ कि स्टैट्यूटरली जो है ये मैंडेटरी है, ठीक है, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 में मेंशन्ड है। आप कमेटी का नाम बताओगे कमेंट में कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है एक्सेस जो सरप्लस है, ठीक है, जो सरप्लस है आरबीआई का वो ट्रांसफर किया जाता है, आप बताओ। चलो, तो अगला रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है कि आरबीआई ने इंडिया की जीडीपी के बारे में क्या प्रेडिक्ट की है कि फाइनेंशियल ईयर 26, ठीक है, 2025-26 में इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी वो कितने % से रहेगी, क्या प्रिडिक्ट की है। तो आरबीआई हैज प्रिडिक्टेड दैट इंडिया इज गोइंग टू ग्रो बाय 6.5% इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। समझ में आ गया, याद रखना, ये डाटा याद करना पड़ेगा आपको ये,
6.5%, ठीक है। ऊपर जो मैंने बताया था वो IMF के हिसाब से था, ठीक है, उसको भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि कब जो है कंपैरिजन में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। दो स्टेटमेंट दे दे, IMF का जो प्रेडिक्शन है वो RBI में डाल दे, RBI का जो प्रेडिक्शन है वो IMF में डाल दे, दोनों को इंटरचेंज कर दे, तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने साफ साफ यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है। और इस रिपोर्ट में इन्फ्लेशन के बारे में क्या प्रेडिक्ट की गई है कि इन्फ्लेशन जो है अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अराउंड 4% रहने वाला है, ठीक है। मतलब कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग MPC के हिसाब से बताओ जरा कितना है, कितने होने चाहिए, 4 ± 2, ठीक है, इतने रहने चाहिए। तो अभी RBI ने क्या प्रेडिक्ट की है कि जो इन्फ्लेशन रहेगा 4% के अराउंड रहेगा, इसका मतलब विद इन द लिमिट है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट क्या है इसका, 6% या फिर 2%, 2% या 6% के बीच में रहना चाहिए। तो 4% प्रिडिक्ट की है, तो विद इन लिमिट प्रिडिक्ट की है, ठीक है। हालांकि ये क्रॉस हो जाता है तो RBI को बतानी पड़ती है अपनी रिपोर्ट में कि क्यों क्रॉस किया ये, ठीक है, इन्फ्लेशन। चलो, तो नेक्स्ट न्यूज है आपका, नेक्स्ट नहीं है, इसी में अपडेट आया है, ठीक है। अभी जून 2025 में आपका अपडेट आया था कि RBI की जो MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसने जो है रेपो रेट में कटौती की है, रेपो रेट में कमी की गई है बाई 50 बेसिस पॉइंट। अब ये एक क्वेश्चन आपसे है कि ये बताओ RBI जो है रेपो रेट में जो है रिडक्शन क्यों करती है, वाई RBI रिड्यूसेस रेपो रेट, write down in the comment section please, pause the video, write in the comment section, okay। सी आंसर मैं बताता हूँ आपको कि जब लगने लगता है कि ग्रोथ जो है, कंट्री की ग्रोथ जो है धीमी पड़ गई है, तो कैपिटल इन्फ्यूज करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेपो रेट RBI कम करती है, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े और ग्रोथ बढ़े, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। चलो, तो ये 50 बेसिस पॉइंट कट करने के बाद अब अभी का प्रेजेंट जो है रेपो रेट कितना हो गया, 5.5%, 5.5% अभी रेपो रेट है जून 2025 में, ओके। चलो, तो रेपो रेट होता है क्या, जरा एक बार बताओगे। तो रेपो रेट वो रेट है, रेपो रेट इज दैट रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक, दैट इज RBI, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोलैटरल, सिक्योरिटी चाहिए, जमा करनी पड़ेगी लोन लेने के लिए, ओके, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो लगे आप तो ये भी बता दो कि रिवर्स रेपो रेट कितना रहा है, क्या RBI ने चेंज किया है इस बार, तो नहीं, जो रिवर्स रेपो रेट है वो फिक्स्ड है, 3.35% पे ही छोड़ दिया गया, उसमें कुछ भी कम और या अधिक नहीं किया गया, ठीक है। ये क्या रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट, इट इज द रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। जब RBI खुद पैसे लेती है बैंकों से, तो उसको बैंक को इंटरेस्ट देगी, तो उस इंटरेस्ट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। जनरली वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। आप जाओगे, देखो आपको मैं सबसे अच्छा समझाता हूँ, अगर आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो वो आपको हाईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, लेकिन आपका पैसा अगर बैंक में पड़ा है तो आपको वो बहुत ही कम, उस पर बहुत कम ही क्या देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न कम देंगे, ठीक है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, वो इकोनॉमिक की चीज़ है। चलो बता देता हूँ कि अपने उसके जो बैंकों के अपने एक्सपेंस होते हैं उसको मीट करने के लिए वो ऐसा करता है, ठीक। चलो, अगला जो कंसेप्ट है इसमें कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है वो कितना, 5.25% रहा, ठीक है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये कितने हैं, 5.75%, ठीक। चलो, और ये जो आपका जो फाइनेंशियल ईयर अभी बीता है 2024-25 वाले, उसमें इंडिया की रियल GDP कितनी थी, 6.5% थी, ठीक है। और रियल GVA क्या था, ग्रॉस वैल्यू एडेड
वो था 6.4%। ठीक, ये तो याद रहेगा। और CPI इन्फ्लेशन के बारे में भी इसमें कुछ चर्चा की गई है। ठीक है, तो क्या बोला गया था कि 2025-26 के लिए जो CPI इन्फ्लेशन है वो 3.7% के अराउंड रहेगा, और नॉर्मल जो इन्फ्लेशन कितना बताया गया है 4%। ठीक है, CPI इन्फ्लेशन कितना रहेगा 3.7%, और नॉर्मल इन्फ्लेशन ऊपर मैंने आपको क्या बताया 4% यहाँ पे, ये जो देखो 4%। ओके, चलो ठीक, तो ये आपका कंप्लीट होता है। देखो मैं जब ये पूरे सीरीज में कंप्लीट कर लेता हूँ तो फिर आपको PDF में दिखाऊंगा कि एक एक चीज मैंने कवर की है। ठीक है, चलो अगला न्यूज है आपका PLFS से। ठीक है, PLFS क्या होता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ओके, ये अप्रैल 2025 में रिलीज हुआ है। ओके, सी ये कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंडर विच मिनिस्ट्री? इट इज अंडर MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, चलो तो इस रिपोर्ट के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलो देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। 8-10 पॉइंट है जो सभी रेलिवेंट है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया था, इसको मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे लिख के बताया हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है LFPR क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ करेंट वीकली बेसिस ये क्या हो रहा है, इसकी क्या जो ट्रेंड है वो देखो। इसको जो है रूरल अर्बन और जो है दोनों का कंबाइंड या नेशनल लेवल का, दोनों का अलग अलग जो है इसमें दी हुई है। इसमें जो है आपको डिफरेंट एज ग्रुप का भी दिया है, उतने आपको डिटेल्स में नहीं जानने हैं। बिल्कुल आपको रूरल अर्बन और नेशनल इतना जानना सफिशिएंट रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, और मेल फीमेल के लिए भी दे रखा है आपको, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो अगर मन करे तो पढ़ लेना, लेकिन इतना से काम चल जाएगा आपका। देखो तो जो लेबर फोर्स जो है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? ये रूरल एरियाज में 42.9% है। क्या याद हो गया? रूरल एरिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो क्या है, कितना है? 42.9%। पॉइंट में याद रखना पड़ेगा, अप्रॉक्स 43 नहीं कह सकते इसको। ओके, अगर और डिटेल में थोड़ा जाओगे तो मेल की कितनी है, तो मेल की देखो 57.5%। ओके, और फीमेल की कितनी है? 28.8%। अप्रोक्सीमेटली कितनी है? हाफ है, आधी है फीमेल की पार्टिसिपेशन रेट मेल के कंपैरिजन में रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज में इतना कम है, तो वजह जो है ये हम लोग सोसाइटी में पढ़ते हैं कि क्यों इतना कम है। ठीक, 2-3 रीजन बताओगे कमेंट में? एक तो पैट्रियार्की हो गई, ठीक है, दूसरा रीजन आप बताओ। ठीक, गर्ल्स को क्या ट्रीट की जाती है? बर्डन। तो उसको आप एजुकेट नहीं करोगे तो फिर, जब एजुकेट ही नहीं करोगे तो फिर नौकरी कहाँ से मिलेगी? समझ में आ रहा है? तो फिर भी 28% बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक है, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और रिस्क बढ़ना चाहिए। ठीक, चलो वही अर्बन एरिया में देखते हैं। तो अर्बन एरिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 39.9 है। ठीक है, अब ये कम है, कैसे कम हो गया भाई? ठीक है, अब इसमें एग्रीकल्चर भी तो है, एग्रीकल्चर है इसलिए ज़्यादा बढ़ गया ये। यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिर्फ फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स होंगे, 39.9% है। यहाँ पर मेल का देखो 58% है, फीमेल और कम है 20%, 20.5%। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा ये टॉपिक दर्द देगा लेकिन याद करना होगा क्योंकि मजबूरी है। अब इसका कुछ ऐसा कुछ जादू की छड़ी तो है नहीं कि आपको मैं याद करा दूं। मैंने कोशिश किया है बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लिखने का। ठीक है, आप रिपोर्ट में देखोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है।
ठीक है, मैं दिखाई देता हूँ आपको एक बार, पहले ये देख लो फिर दिखाता हूँ। जो नेशनल लेवल पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो क्या है 42%। ठीक है, मेल्स की कितनी है 57.8 है, फीमेल की क्या है 26.2 है। ठीक है, इतना मैंने कवर किया। चलो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, तो समझ में आएगा कि हाँ वाकई में बहुत ही कम्प्लेक्स करके दे रखा है उसमें। ठीक, देखो ये जो है आपका पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे का एस्टिमेट्स है, ये पूरा दे रखा है। और ये इतना इसमें कम्प्लेक्स करके डाटा दे रखा है आपको कि याद करते रह जाओगे, याद नहीं होगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा लेकिन ये आपको याद नहीं आएगा। ठीक है, इतनी डिटेल्स में आपको नहीं जानी है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान से सुन लो, काम हो जाएगा आपका। ठीक, चलो ठीक है। तो अगला जो इसमें पॉइंट है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है। ठीक है, कितनी है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो भी बेस्ड अपॉन करंट वीकली स्टेटस। तो तीन तरह का स्टेटस होता है, करंट वीकली स्टेटस, ठीक है, और एनुअल होता है और डेली बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है करंट वीकली बेसिस स्टेटस पे दिया है। ठीक है, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, देखो रूरल में 41% है, अर्बन में 37.3% है, नेशनल का एवरेज क्या है 39.8%। ओके, और इसी सीरीज में अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपको क्या दे रखा है, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन करंट वीकली स्टेटस। तो रूरल में देखोगे क्या है 4.5% अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बन में ज़्यादा है। ठीक है, 6.5%। क्या अच्छी न्यूज है? नहीं, बैड है। ठीक है, और नेशनल एवरेज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की 5.1%। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में इतना है कि क्या है वो, ये जो है वो रेट होता है जो जॉब सीक कर रहा है, बल्कि उसको जॉब मिल नहीं रही है। ठीक है, तो इतने परसेंट लोगों को नहीं मिल रही है जॉब। ठीक, नाउ आवर नेक्स्ट न्यूज इज सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025। ओके, please tell me who releases this report. So this report is released by Registrar General of India. ठीक, कौन रिलीज करता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। अब ये जो रिपोर्ट आई है, देखो ये जो रिपोर्ट आई है वो है 2020 से लेकर 2022, 2 साल की ये सर्वे रिपोर्ट है, 2020 से 2022 के बीच का। ठीक है, पीरियड तो देखो 2000 से 2020 से लेकर 2022 का है, लेकिन रिलीज कब हुआ है 2025 में। अब देख सकते हो कितनी एफिशिएंट है। ठीक, 3 साल गैप के बाद आया है। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अब इसमें जो है क्या सभी स्टेट्स की या यूटीज की एस्टिमेट्स ली गई है? नहीं। ठीक, ऑल स्टेट्स और यूटीज की एस्टिमेट्स नहीं ली गई है। ओके, इसमें सिर्फ उन्हीं स्टेट्स और यूटीज की ली गई है जिनकी पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा है, एज पर 2011 सेंसस। ठीक है, so this report is not much relevant because it is not covering whole of India. Okay, first of all it is too late to delay the report. We are reading in 2025 a report of 2020 and 2022, and that too with limitation that those cities having 10 million populations, those state. Okay, तो देखो इसमें ये हो गया आपका। चलो, तो इसमें देखो और क्या लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में। ये जो सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट है इसमें क्या किन किन टॉपिक्स पे चर्चा की गई है वो देखो। इसमें जो है टॉपिक चर्चा की गई है वो है बर्थ रेट पे। ठीक है, बर्थ रेट, ठीक है, डेथ रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन सारे चीज पे चर्चा की गई है इस रिपोर्ट्स में। ठीक, अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट के रिलेटेड जो न्यूज है इसमें, बर्थ रेट होता क्या है। सो सी
इट इज नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन ए गिवन रीजन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये होता है बर्थ रेट। तो इसमें क्या ट्रेंड बताया गया, आपको ट्रेंड याद रखना है कि देयर इज ए डिक्लाइन इन बर्थ रेट इन बोथ रूरल एंड अर्बन। ठीक है, मतलब कह लो कि नेशनल लेवल पे पूरा जो है बर्थ रेट में कमी आई है। ठीक, कैसे? तो डाटा है अपने पास। डाटा क्या है कि 1971 और 2022 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 1978 में जो बर्थ रेट था वो 36.9 था। ठीक, 1000 में इतने बच्चे जन्म ले रहे थे, वो घट करके 2022 में कितने हो गए? 19.1। ठीक है, ओके। अब डिकेडल में देख लो, 10 साल में, पिछले 10 साल में 13 और 22 के बीच में कंपेयर करोगे तो 2013 में कितना था? 21.4। 22 में कितना हो गया? 19.1। ठीक है, तो डिकेडल भी डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक और न्यूज़ था कि बिहार में जो बर्थ रेट है बिहार की वो है 26.9। ठीक है, फॉर 2022 का अगर डाटा लेकर देखा जाए तो बिहार का जो बर्थ रेट है, बिहार स्टेट की जो एवरेज बर्थ रेट है वो है क्या है? 26.9। लोएस्ट किसका है? अंडमान एंड निकोबार का लोएस्ट 10.2। ओके, ठीक। अब देखो ये डेथ रेट के बारे में क्या है। डेथ रेट में भी कमी आई है। ठीक, देखो ये डाटा है, डाटा में कोई इंटरेस्ट आता नहीं है, बस ये मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन आएंगे, आना तो है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब टॉपिक्स। कोई पढ़ाता नहीं है, आपको मिलेगा नहीं। फिर भी मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब सर्च करके देखना, मिलेगा नहीं ये सब टॉपिक। लोग रिपोर्ट को जो ऐसे आपको पीपीटी प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, पढ़ लेना खुद से। ठीक, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। चलो, तो देखो क्या है, डेथ रेट में क्या है? कमी आई है। अब इसमें क्या है, आपको इतना भी रह जाए कमी आई है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। हालांकि अगर डाटा दे दे तो फिर जो है थोड़ी कंफ्यूजन आएगी, एक दो बार पढ़ोगे तो डाटा लगभग अप्रॉक्स याद हो जाएगा। ठीक है, 1971 में क्या था? 14.9 था, जो 2022 में घट के 6.8 हो गया। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है कि डेथ रेट कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, ज़रा एक दो रीजन बताओगे? मैं एक दो रीजन बताता हूँ, बाकी आप कमेंट में बताओगे। बेटर, ठीक, क्या इन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, फिर इंक्रीज्ड पर कैपिटा इनकम। पैसे आपके पास रहेंगे तभी तो हॉस्पिटल में जाओगे अच्छी दवाई कराने, अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे अच्छी दवाई लेने। बताओ। मेडिकल में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अभी जो है पेनिट्रेशन मेडिकल का काफ़ी अंदर तक हो गया है। काफ़ी गांव-गांव में मेडिकल हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, जैसे पीएससी सीएससी हो गया, या फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी देखोगे तो मिल जाएंगे आपको। तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है लोगों को। ठीक, तो इसलिए डेथ रेट में कमी आई है, प्लस लाइफ स्टाइल भी। लेकिन अगर इसका डेथ का जो ट्रेंड है 6.8 था, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। अगर 21 का ट्रेंड देखोगे तो उसमें डेथ रेट ज़्यादा था 22 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो 21 के कंपैरिजन में 2021 के कंपैरिजन में डेथ रेट जो है 22 में कम है, लेकिन 21 में ज़्यादा था। ठीक, चलो, सबसे ज़्यादा डेथ रेट जो है किस में है? छत्तीसगढ़ में है, और सबसे कम चंडीगढ़। ठीक, कितना है? 4.2 चंडीगढ़ का, 9 है छत्तीसगढ़ का। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, इसी में क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि 1000 बच्चों का जन्म जो हो रहा है और एज उनकी कितनी है? 1 साल या उससे कम, उनमें से कितने बच्चे की डेथ हो रही है? ठीक है, उसी को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक, डेथ अंडर 1 ईयर पर 1000 बर्थ। ठीक है, 1000 बच्चों का जन्म हुआ, 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चे मर जाते हैं, वो हमारा क्या दिखाता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो देखो 1971 में क्या था? 129 था आउट ऑफ 1000
129 बच्चे मर जाते थे, ठीक है, 1 साल कंप्लीट होने से पहले, ठीक, जो कि घट के आ गई कितनी, 26 आ गई है, 26 इन 2022, 2022 में ये घट के 26 हो गई है, ठीक है। तो ये गुड न्यूज है ना, अच्छी चीज़ है कि कम हो रहा है। अगर ये 0 हो जाए तो और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, अगर 0 हो जाए तो सबसे बेस्ट है भाई, क्यों किसी को मारना है, बच्चे जो जन्म लें वो पूरे जिए, ठीक। चल, तो 2022 में देखो तो सबसे ज़्यादा जो ये डेथ हुई है बच्चों की अंडर 1 ईयर, वो कहाँ हुई थी, मध्य प्रदेश में, एमपी में 40। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कहाँ कितना है, 40 है, एज पर रिपोर्ट। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट का डाटा बोल रही है, ठीक। इसमें कुछ भी मेरे तरफ से नहीं है, डाटा में हम अपना कुछ अपने तरफ से कुछ नहीं ऐड करते हैं, सब्जेक्टिविटी में अपने तरफ से हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन डाटा में क्या ऐड कर सकते हैं भाई, वहाँ तो रिसर्च करके डाटा डॉक्यूमेंट्स दी गई है, उसमें से हमको बताना है, ठीक। मणिपुर में सबसे कम है, कितना, 3 है, ठीक है, तो ये बढ़िया है मणिपुर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिछड़ा स्टेट बोलते हैं, लेकिन देखो कितना बढ़िया चीज़ है, ठीक। इसी में एक आता है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या समझते हो, ठीक है, आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा, ठीक, नहीं याद आ रहा, चलो समझाता हूँ कि कोई बच्चा 5 साल पहुँचते पहुँचते उसकी अगर डेथ हो जाती है, 5 साल अभी कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले डेथ हो गई, तो उसको बोलेंगे अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो ये जो है 2022 का जो डाटा है वो क्या कह रहा है कि अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, कितना है, 30 है, ये भी ज़्यादा ही है, ठीक है, ये भी कम होना चाहिए, ठीक। इसी में अगला पॉइंट क्या दे रखा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, ठीक है, अच्छी न्यूज है, ठीक। ये होता क्या है कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ मदर गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, जो 1000 में से जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, जो उसमें से कितनी मदर की डेथ हो जाती है वो बताता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये जितना कम हो उतना बेस्ट, ठीक। तो डिक्लाइन है तो अच्छा है, ठीक। अब इस सीरीज में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कहा गया एसडीजी टारगेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है 70 से कम होना चाहिए, ठीक है, 70 से कम है तो बेहतर है। तो जो टॉप परफॉर्मर है अपने स्टेट इंडिया में वो है केरला। केरला में ये जो कितनी नंबर है, वो 18 है, ठीक। चलो, अब अगला न्यूज है, क्या है, आरआरबी से है, किससे है, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ठीक। क्या बताओगे ये कि ये स्टेचुटरी है कि कैसे है, किस एक्ट के तहत जो है आरआरबी जो है एस्टेब्लिश की जाती है, जरा बताओ। आरआरबी एक्ट 1976, आरआरबी एक्ट 1976 के अंडर रीजनल रूरल बैंक का इस्टेब्लिशमेंट होता है, ठीक है, देखो यहाँ लिखा है, ठीक। अब ये एमलगेशन क्या है, एमलगेशन जो है आरआरबी का क्यों हो रहा है और किसके कहने पर हो रहा है, ठीक। तो एमलगेशन का मतलब सिंपली अब आम भाषा में समझो कि एमलगेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 or more RRBs into one RRB for its smooth functioning and efficiency। समझ में आ रहा है, जो बैंक का मर्जर आपने सुना है, बैंक का मर्जर, बहुत सारे बैंकों को मर्ज किया गया था, क्यों मर्ज किया गया था, उनकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, उनमें कम्पिटिटिवनेस डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। तो गवर्नमेंट का क्या जो है अभी पॉलिसी चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू आरआरबी कि वन स्टेट वन आरआरबी, ठीक, एक स्टेट में एक आरआरबी होनी चाहिए, ठीक, ऐसा चल रहा है, ठीक।
देखो, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन स्टेट वन आरआरबी, ठीक। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन पर होता है, ठीक। तो इसको जो है ऐसा नहीं है कि नया है, पहली बार नहीं हो रहा है कि इसको जो है मर्ज किया जा रहा हो। अब देखोगे तो इसमें मल्टीपल फेजेज में ये मर्जर है। देखो फेज वन जो है 2006 से 10 के बीच में शुरू हुआ था। क्या? पहला फेज 2006 से 10 के बीच में चला, दूसरा फेज 2013 से 15 के बीच में चला, और तीसरा फेज 2019 से 21। अभी जो ऑनगोइंग फेज है वो कौन सा फेज है? फोर्थ फेज है, जहाँ पे 26 आरआरबीज को, ठीक है, आपस में मर्ज करने की बात कही गई है, कंसोलिडेट करने की बात कही गई है, एमलगेट करने की बात कही गई है। क्लियर है? तो मैंने आपको बता ही दिया था कि क्यों इसको एमलगेट करते हैं, क्यों इसको मर्ज करते हैं, टू स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव देयर ऑपरेशंस, ठीक। नाउ सी, नेक्स्ट न्यूज इज विथ रिस्पेक्ट टू एमएसपी। आप एमएसपी के बारे में आप हमेशा आए दिन न्यूज पढ़ते रहते हो। एमएसपी हमेशा चर्चा का विषय रहा है और ये हमेशा चर्चा पे रहेगा, ठीक है। जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था किस बेसिस पे हुआ था? एमएसपी पे हुआ था, ठीक। तो चलो, तो एमएसपी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 2025-26 के लिए, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एमएसपी फॉर खरीफ क्रॉप्स फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ओके, ऑनगोइंग जो अभी जो चल रहा है, इसके लिए खरीफ 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस की गई है। सी 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस की गई है। ओके, नाउ टेल मी हु डिसाइड्स द एमएसपी ऑफ एनी क्रॉप्स? The MSP of any crops is decided by Commission for Agricultural Cost and Price, CSCP। CSCP डिसाइड्स करती है कि MSP कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और अनाउंसमेंट कौन करता है? दिस इज अनाउंस्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है इस कमेटी को चेयर करते हैं, ठीक है। और वो अनाउंस करती है एमएसपी को। डिसाइड कौन करता है? सीएससीपी एंड अनाउंस बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय पीएम। ओके, तो किन 14 क्रॉप्स के बारे में जो है डिसाइड किया गया है, अनाउंस किया गया है खरीफ क्रॉप्स का? उसमें से रागी है, ज्वार है, नाइजर सीड्स है, सोयाबीन है, कॉटन है, और भी बहुत सारी जो मैगजीन में दे रखी है, ठीक है। अब सी, अब जो है इसी सीरीज में एक और है, आपको मैं उसको ही बता ही देता हूँ, ठीक है, पहले तब फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये अक्टूबर 2024 का न्यूज है। ये लिखा है कि गवर्नमेंट ने रबी क्रॉप्स के लिए, किसके लिए? वो किसके लिए था? पहला वाला खरीफ क्रॉप्स के लिए। ये किसके लिए है? रबी क्रॉप्स के लिए। रबी क्रॉप्स कब बोई जाती है? मंथ बताओ जल्दी। सर्दियों में बोई जाती है, ठीक है। आप कमेंट में बताओ किस जो है रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स, इन तीनों का टाइम आप कमेंट में लिख के बताओ, ठीक। तो ये अक्टूबर में जो है अनाउंस की गई थी क्या? एमएसपी किसके लिए? रबी क्रॉप्स के लिए। अगेन डिसाइडेड बाय सीएससीपी एंड अनाउंस बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ओके, नाउ सी, देयर वाज a hike in MSP for few crops of which is sown in रबी सीजन, ठीक है। देखो उसमें से सबसे हाईएस्ट किस में इंक्रीमेंट हुआ था? मस्टर्ड और रेप सीड में। ये क्या है? तेल निकालते हैं इसको, ठीक। उसके बाद जो दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुई थी एमएसपी में वो थी लेंटिल। लेंटिल सुने हो, जानते हो? लेंटिल क्या होता है? मसूर की दाल। अरे भाई खाते हो लाल वाली? तूर दाल नहीं, मसूर, ठीक। अदर क्रॉप्स क्या है? ग्राम्स, चना, व्हीट, सैफ फ्लावर, ध्यान रहे सनफ्लावर नहीं है, सैफ फ्लावर, बार्ली, ठीक। इन सभी के लिए अनाउंसमेंट किया गया था। तो उसमें से आपको क्वेश्चन में ये दे देगा कि इनमें से कौन सा रबी क्रॉप्स है, इसमें से कौन सा खरीफ क्रॉप्स है, ठीक है।
किन पे जो है गवर्नमेंट ने एमएसपी हाईएस्ट जो है दी है, हाईएस्ट एमएसपी इंक्रीज हुआ है? तो ऑप्शन में दे दे आपको व्हीट, सैफ्लावर, ग्राम और मस्टर्ड। तो उसमें क्या ऑप्शन होगा? मस्टर्ड। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब अगला देखो, अब क्या करेंगे हम लोग। अब अगला जो टॉपिक है हमारा एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड डाटा जो है, रिपोर्ट्स आई है गवर्नमेंट की। ठीक है, एक रिपोर्ट आती है द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ठीक, द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स। ठीक, तो ये 2024 की रिपोर्ट है। कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, पशुपालन और दूध उत्पादन। ठीक है, एक मिनट जरा मैं पानी पी लूं। चलो चलो, तो इसमें क्या है, इस रिपोर्ट में क्या हाईलाइट की गई है वो ध्यान देना हमें। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, मिल्क प्रोडक्शन में क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या इसमें हाईलाइट की गई है कि मिल्क प्रोडक्शन में डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी है? बहुत ही शानदार है। कितनी है? 5.5% है, 5.62%। देयर इज इंक्रीमेंट इन द ग्रोथ ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, टॉप 3 जो है, कौन कौन सी स्टेट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बढ़ा है दूध का उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन किस में बढ़ा है बताओ? सबसे ज़्यादा यूपी, फॉलोड बाय राजस्थान, देन मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ठीक, ट्रेंड याद रखना होगा आपको। ओके, दे आर ऑल क्वेश्चंस, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रोडक्शन में देखो क्या है, एक प्रोडक्शन में डिकेडल ग्रोथ रेट आया। डिकेडल ग्रोथ रेट क्या होता है? 10 साल, पिछले 10 साल में जो ग्रोथ आई है उसको डिकेडल ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, उस एक प्रोडक्शन में कितना? 6.8%। ये भी काफी अच्छा ग्रो हुआ है। ठीक, तो इसमें सबसे जो है ज्यादा किस स्टेट में ग्रो हुआ है? लद्दाख, उसके बाद आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, देन तेलंगाना। ये जो है आश्चर्य की बात है, लद्दाख कोल्ड रीजन है, तो जो लोग प्रोटीन के लिए खाते हैं एग्स वगैरह, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक, ऐसे याद रख सकते हो। चलो, मीट प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है? ये भी ग्रो किया है। डिकेडल ग्रोथ रेट इसका कितना है? 4.85%। ओके, एंड विच इज द स्टेट विथ मैक्सिमम ग्रोथ? किसमें है? आसाम। ओके, फॉलोड बाई वेस्ट बंगाल, देन थर्ड नंबर पे यूपी है, फोर्थ पे महाराष्ट्र है मीट प्रोडक्शन में। ठीक, चलो अब देखते हैं ऊल का प्रोडक्शन में क्या है। ऊल का प्रोडक्शन में भी डिकेडल ग्रोथ हुआ है, लेकिन बहुत कम है, 0.22%। अब ये ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते ना, मार्जिनल ग्रोथ है ये। ठीक, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ग्रोथ 21 स्टेट में हुआ है वो है अपना राजस्थान, उसके बाद अपना जम्मू कश्मीर, फिर हमारा पंजाब। ठीक है, ये टॉप 3 परफॉर्मर स्टेट्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि ऊल प्रोडक्शन JNK मत लगा के आ जाना, क्योंकि ऊल से ज़्यादा आप रिलेट करते हो भेड़ वगैरह जो है कहाँ? JNK में। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको हो सकता है JNK पहले मिले, राजस्थान बाद में मिले, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रहे। ठीक है, ओवरऑल देखोगे तो इंडिया की इंटरनेशनल सिनेरियो में जो है मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा रैंक है? इंडिया की पहला रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, एग में सेकेंड है। ठीक, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, हॉर्टिकल्चर में इंडिया की इंटरनेशनल रैंक क्या है? कमेंट में बताओगे। चलो, नाउ सी, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब चलो हॉर्टिकल्चर का अगला रिपोर्ट्स था। हॉर्टिकल्चर में क्या था कि ये रिपोर्ट है 2024-25 पिछले फाइनेंशियल ईयर का, और ये कौन रिलीज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक,
याद हो गया। इसमें देखो क्या लिखा है कि किस किस चीज के ट्रेंड दे रखा है। फ्रूट्स की ट्रेंड दे रखा है, वेजिटेबल की दे रखा है, एरोमेटिक्स और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बता रखा है कि कितना एरिया में प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जा रही है। फ्लावर्स के बारे में है, प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती है? टी, रबर, ठीक। कहाँ कहाँ होती है बताओ? केरल, कर्नाटक, नॉर्थ ईस्ट, ठीक। चलो स्पाइसेस, ठीक। स्पाइसेस सबसे ज्यादा कौन से स्टेट प्रोड्यूस करता है? राइट इन कमेंट बॉक्स। चलो तो इसमें जो है ये सारी चीजों का ये डाटा दे रखा है इसमें, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आपको क्या याद रखना है, ये टोटल वाले याद रखना है, ये वाली चीजें, ठीक है। तो टोटल एरिया जो है हॉर्टिकल्चर में कितनी है? देखो 28,839 हेक्टेयर, इतने हेक्टेयर में ये इन सारी चीज़ों का खेती होती है टोटल। और जो प्रोडक्शन है वो कितना है? 3.6 लैक्स मेट्रिक टन, इतना प्रोडक्शन है। तो इंडिया का आप रैंक बताओगे कि हॉर्टिकल्चर में कौन सा रैंक ग्लोबली है, ठीक। चलो मैंने ऊपर भी पूछा था, इसीलिए पूछा था क्योंकि नीचे उससे रिलेटेड न्यूज है, ठीक। चलो our next news is with respect to agricultural crops, major agricultural crops. Okay, see this is also data of 2024-25, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा रिलीज की गई है, ठीक। चलो इसमें देखो क्या है कि सिंपल जो फूड ग्रेन, ठीक है, ऑयल सीड, शुगर केन, कॉटन, जूट, इन सभी का क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन दिया है, ठीक है। तो जो आम भाषा में कहते हो आप लोग कि बम्पर प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो इसमें से राइस का, वीट का बम्पर प्रोडक्शन हुआ है। तो कितना है? 1419.74 लैक्स मेट्रिक टन, LMT, लैक्स मेट्रिक टन, इतना जो है प्रोडक्शन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में राइस का हुआ था। वीट का कितना है? 1175 LMT, LMT का है लाख मेट्रिक टन, ठीक है। उसी सीरीज में ऐसे श्री अन्ना, श्री अन्ना बताओ क्या है? श्री अन्ना जो है आपका ज्वार बाजरा रागी, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जो कोर्स ग्रेन है उसका क्या नाम दिया है? श्री अन्ना, ठीक है। इसकी कितनी प्रोडक्शन है? 180 LMT, ओके। तूर दाल की 36 है, ग्राम्स की कितनी है? 113। ऑयल सीड में आप देखोगे तो ग्राउंड नट की कितनी है? 118 LMT, 118 LMT, ओके। सोयाबीन का 151 LMT, और मस्टर्ड एंड रेप सीड की कितनी है? 126 LMT, ओके। रीडिंग लगा लेना, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं, ऐसे कोई जादू तो है नहीं याद कराने की। नाउ सी शुगर केन कितना प्रोडक्शन है? शुगर केन का प्रोडक्शन है 4500 अप्रोक्सीमेटली LMT, 4500, ठीक है, 0.1 लाख मेट्रिक टन। नाउ सी कॉटन प्रोडक्शन हाउ मच? 306 LMT। और जूट का कितना है? जूट का प्रोडक्शन है 84.33 लैक्स बेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बेल्स, इसका यूनिट क्या है? LMT नहीं है, बेल्स है। बेल्स में क्या होता है? एक बेल्स में कितने होते हैं? 180 kg होता है, 180 किलो होता है, ठीक। कितना? 84.33 जूट, ओके, ठीक। नाउ सी अगला जो न्यूज है वो है वर्ल्ड ट्रेड में। वर्ल्ड ट्रेड में जो है क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिनेरियो है वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखो ये रिपोर्ट कौन देता है? वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू,
कौन देता है? तो ये रिपोर्ट जो है WTO रिलीज करता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट पुराना है, 2023 का है, लेकिन रिलीज कब हुआ है? जुलाई 24 में रिलीज हुआ है, तो पुराना नहीं कह सकते हैं। ठीक, इस तरह की जो रिपोर्ट होती है, वर्ल्ड की रिपोर्ट होती है, वर्ल्ड बैंक वगैरह की होती है, IMF की होती है, वो थोड़ा सा लेट ही रिलीज होती है, लेकिन वही ताज़ा होता है। ठीक है, अब इसमें डाटा जो है 2023 का है, लेकिन रिलीज हुआ है 24 में, पढ़ रहे हैं हम लोग कब? 25 में। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा तो इसी डाटा से आएगा, इसी रिपोर्ट से आएगा, तो आपको इसको नया समझ के ही पढ़ना है। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या है, सी ये जो न्यूज है, ये 2022 का जो ट्रेड है उसके रिस्पेक्ट में जो रैंकिंग कर रखा है स्टेट जो कंट्रियों की, कि किसकी जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट थी, किसकी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसने ज़्यादा इंपोर्ट कराया, ये सब ट्रेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना होगा। सी, तो पहला क्या है, मर्केंटाइज के फील्ड में टॉप एक्सपोर्टर्स कौन है? तो टॉप एक्सपोर्टर कौन था 2022 में? चाइना, उसके बाद USA, देन जर्मनी। तो भैया इंडिया की कितनी रैंक थी बताओ? इंडिया की रैंक थी 18th। ठीक है, जो एक्सपोर्ट में इंडिया, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में इंडिया की रैंक 18th थी, और वर्ल्ड ट्रेड में शेयर कितना था एक्सपोर्ट में इसका? 1.8%। ठीक, बहुत कम है। ठीक, ये शेयर आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ये पूछा है एग्जाम में कि एक्सपोर्ट में इंडिया की, मर्केंटाइज जो एक्सपोर्ट है उसमें इंडिया की शेयर कितनी है। ये आप UPSC का क्वेश्चन उठा के देखोगे तो वहाँ पूछा हुआ है। तो स्टेट वाले जो है UPSC के क्वेश्चन के स्टेटमेंट उठा के एज इट इज रख देते हैं, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक, अब जो है इसमें देखो, मर्केंटाइज में ही टॉप इंपोर्टर कंट्री कौन थी? तो USA जो है टॉप इंपोर्टर कंट्री है, फॉलोड बाई चाइना, देन जर्मनी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जर्मनी दोनों थर्ड नंबर पे थी मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में। ठीक है, एक में चाइना पहले पे था, एक में दूसरे पे आ गया। ठीक है, एक्सपोर्ट में पहले पे था, इंपोर्ट में दूसरे पे आ गया। तो अब बताओ इंडिया की रैंक हमें याद रखना जरूरी होगा कि इंपोर्ट में इंडिया कितनी रैंक थी। तो इंडिया की रैंक थी 9th। इंडिया वाज द 9th लार्जेस्ट इंपोर्टर, ठीक है, ऑफ मर्केंटाइज इन 2022। कितने परसेंट शेयर के साथ? 2.8%। ठीक, अब देखो ये हो गया आपका। तो अब सर्विस में, कमर्शियल सर्विस में क्या ट्रेंड था इस रिपोर्ट के हिसाब से? जो टॉप एक्सपोर्टर था वो कौन था? जो टॉप एक्सपोर्टर था सर्विस का वो था US, उसके बाद UK, फिर चाइना। ठीक, सर्विस में भी US जो है आगे। ठीक है, तो इंडिया क्या इसमें रैंक था? सर्विस एक्सपोर्ट में 7th था, और कितना शेयर था? 4.4%। ठीक, इतने बड़े IT हब होने के बाद भी जो शेयर है वो क्या है? 4.4% है, और रैंक 7th है। 7th काफ़ी अच्छा इसलिए है क्योंकि सर्विस जो है IT सेक्टर की वजह से ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ गया विद, लेकिन इन कंपेरिजन टू मर्केंटाइज। ठीक है, अब देखो इसमें अगला है कि टॉप इंपोर्टर्स जो है सर्विस सेक्टर में कौन थे? तो इंपोर्टर भी US ही था, बड़ा आश्चर्य की बात, दोनों। ठीक, फिर चाइना, थर्ड नंबर पे जर्मनी। ओके, और इंडिया क्या क्या रैंक था? 9th था, शेयर थी 3.8%। ठीक, चलो, अब डेटा है तो आपको याद तो करने पड़ेंगे। देखो UNCTAD जो है, UN का ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये क्या रिपोर्ट देती है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। क्या देती है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देती है, हर साल देती है। तो 24 का रिपोर्ट है, उसमें क्या फाइंडिंग्स है हमें वो देखना है। ठीक, चलो, तो इसमें क्या रिपोर्ट में बताया गया है कि
एफडीआई का क्या ट्रेंड रहा है ग्लोबली और रीजनल लेवल पे क्या ट्रेंड रहा है। ठीक है, ग्लोबली कैसा था और रीजनल यानी कंट्री वाइज क्या ट्रेंड था। ठीक है, तब इस रिपोर्ट में ये देखो क्या लिखा गया है कि एफडीआई का ट्रेंड था इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बेसिस पे। इनफ्लो क्या होता है, जो कंट्री में कोई जैसे कि एफडीआई आती है तो उसको इनफ्लो कहते हैं, अगर वो छोड़ के चली गई तो फिर उसको क्या बोलेंगे, आउटफ्लो। ठीक, चलो, तो इस रिपोर्ट का थीम क्या था, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशंस एंड डिजिटल गवर्नेंस। हर जगह डिजिटल चल रहा है भाई। ठीक, चलो, तो इसमें देखो ग्लोबल ट्रेंड क्या था, ग्लोबली एफडीआई से रिस्पेक्ट में क्या ट्रेंड चल रहा था। तो ग्लोबली क्या था कि जो एफडीआई का इनफ्लो था वो घटा है ग्लोबली। ठीक है, मतलब कि जो लोग एफडीआई के थ्रू पैसे लगा रहे थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों में वो कम हुआ है। रीजन बताओगे, रीजन ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, ऑनगोइंग क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, इतनी सारी वजह थी जिसकी वजह से जो है एफडीआई की कमी हो रही थी, कम हुई है। अब देखो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन का वॉर चल रहा था, फिर इजराइल ईरान की वॉर हुआ, फिर इंडिया पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर, और भी जो है छोटे मोटे जो है मिलिटेंसी दूसरे देशों में भी हो ही रही है धीरे धीरे। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो जहाँ जहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी वहाँ से लोग पैसे निकाल के भागेंगे। ठीक है, तो शेयर बाजार गिरेगा। ठीक, सिंपल सी बात है। अब मजे की बात है ये है कि एफडीआई का आउटफ्लो जो है जिन कंट्रियों में से हुआ है, तो टॉप 20 में से देखोगे तो उसमें से 9 जो है एशिया की हैं कंट्री। ठीक, इंडिया भी वन अमंग देम। ठीक, अब देखो यहाँ पे टॉप जो 5 रेसिपिएंट हैं 2023 में जिनको एफडीआई मिला, सबसे ज़्यादा किसको मिला, यूएस को मिला, उसके बाद चाइना को मिला, सिंगापुर को मिला, हांगकांग को और ब्राज़ील को मिला। ठीक है, ये टॉप 5 रेसिपिएंट है, रिसीव करने वाली कंट्री, याद रखना पड़ेगा ट्रेंड। ठीक है, लेकिन ओवरऑल कह रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है, उन वहाँ पे एफडीआई की फ्लो ज़्यादा हुई है, ज़्यादा आया था। क्यों, क्योंकि जो डेवलपिंग जो कंट्रियाँ हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी थी, ठीक है, क्या थी, ध्यान रहे, जहाँ पे स्टेबिलिटी थी, किस तरह की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, वहाँ पे लोग पैसे लगाए। ठीक, तो सभी डेवलपिंग कंट्रियों में नहीं, कुछ कुछ। ठीक, चलो, अब जो है अगला जो है हम क्या देखते हैं, ये है इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या था कि इंडिया रैंक्ड, ठीक, 15, देखो ये देखो इंडिया की क्या रैंक थी, इंडिया की इनफ्लो में, एफडीआई की इनफ्लो में क्या रैंकिंग थी, 15वां रैंक था आने में। ठीक है, और 2022 में देखोगे तो ये था इंडिया की रैंकिंग 8th थी, तो 8 से फिसल के 15 पे चला गया। ठीक है, इनफ्लो के मामले में। ठीक, तो और डाटा भी देख लो कि जो प्रीवियस ईयर था उसके कंपैरिजन में इस साल जो है जो आउटफ्लो इंडिया में वो कितना था, कम था, लेकिन इतना जो है फिसला है। ठीक, समझ में आ गया, जो आउटफ्लो था इंडिया से जो बाहर एफडीआई जा रही थी, जो आए थे पैसे लेकर के, वो निकाल निकाल के जा रहे थे, वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है, दिस ईयर, ठीक है, वो कम था। ठीक है, इस मैंने प्रीवियस ईयर में ज़्यादा लोग निकाल के चले गए थे, यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई तो यहाँ पे पैसे थे। ठीक है, छोड़ के गए। समझ में आ गया, तो ये देखो मैंने यहाँ पे पूरा कवर किया है, आपको मैं ले चलता हूँ सीधे पीडीएफ पे, आपको दिखाता हूँ कि सारी चीज़ें मैंने कवर किया। देखो ये न्यूज़ मैंने कवर किया था आपको। ठीक, अब देखो
ये इंडिया का एफडीआई इनफ्लो जो है, इसके रिगार्डिंग जो है मैंने पूरा डिटेल्स में बताया था कि जो सिंगापुर सबसे ज़्यादा भेजता है एफडीआई इंडिया में। टॉप डेस्टिनेशन कौन था? महाराष्ट्र था। ठीक है, उसके बाद कौन? कर्नाटका, फिर दिल्ली। ये सारी चीज़ें इसमें बताया था मैंने आपको। फिर देखो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में सारी चीज़ें मैंने बताया कि उसकी बैलेंस शीट में क्या हुई है, इंक्रीमेंट हुई है। ठीक है, फिर जो है सरप्लस ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, गवर्नमेंट को। ठीक है, ये देखो सरप्लस, ठीक, यहाँ पे ये सरप्लस ट्रांसफ़र किया था गवर्नमेंट को इसने। ठीक है, और ये जो है कैश टू जीडीपी जो रेशियो है इसकी, कैश टू जीडीपी रेशियो के बारे में मैंने बताया था, कम हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है। ठीक, क्यों? क्योंकि डिजिटल पेमेंट का ट्रेंड बढ़ा है। ठीक, सारी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया मैंने आपको। ठीक है, बहुत सिंप्लीफाई किया था इसको। ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रिलीज करता है, पूरा डिटेल्स में बताया, बर्थ रेट, ठीक है, डेथ रेट, सबका जो ट्रेंड बताया था मैंने आपको, सब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, ये सब चीज़ मैंने आपको डिटेल्स में समझाया। ठीक है, ये जीडीपी का क्या ट्रेंड था वो मैंने एनएसओ की रिपोर्ट का ऊपर ही आपको पूरा डिस्कस कर दिया था। ठीक है, ये डाटा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए छोड़ो इसको। ठीक है, फिर ये एमलगेशन ऑफ आरआरबी पूरा डिटेल्स में मैंने बताया। इतने सारी जो है आरआरबी है, देखो 4 फेज में। ठीक, बताया था आपको, याद है? खरीफ क्रॉप्स पे एमएसपी अनाउंस की गई थी, ये सारे क्रॉप्स हैं। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ किसमें, वो याद करने की चीज़ तो है नहीं, याद हो भी नहीं पाएगा, कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत याद रह जाएगा। देखो एनिमल हस्बेंड्री पे क्या था डिटेल्स, तो मिल्क प्रोडक्शन में था, मैंने बताया आपको एग प्रोडक्शन में क्या था। ठीक है, मीट प्रोडक्शन में बताया था, वूल प्रोडक्शन में। ठीक है, ग्लोबल कंटेक्स्ट में इंडिया का मिल्क और उसमें एग में क्या रैंकिंग है। ठीक, रबी क्रॉप्स के लिए मैंने आपको एमएसपी बताया। ठीक, फिर देखो यहाँ पे मेजर जो है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी 2024-25 में क्या थी, वो सारी चीज़ें मैंने बताया आपको। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ये न्यूज़ था, तो वो आपको मैंने पूरा डिटेल्स में समझाया कि देखो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, एरोमेटिक्स मेडिसिन में बताया आपको। ये सारे डाटा दे रखा है, अगर आप चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन ये वाले टोटल मैंने आपको बताया था जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब ये क्रॉप्स वाले में देखो मेजर क्रॉप्स में क्या था, राइस का, वीट का, मेज का, श्री अन्ना, तूर दाल, ग्राम चना, देखो ग्राउंडनट, सोयाबीन, रेपसीड, मस्टर्ड, ये सब मैंने आपको बताया ही था। शुगर केन, कॉटन, जूट, ये सब बताया था। देखो बेल्स होता है यूनिट जूट का। ठीक, ये सारी चीज़ मैंने आपको कवर करा दिया। देखो वर्ल्ड ट्रेड में मैंने आपको इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों की रैंकिंग बता दी, किसमें, मर्केंटाइज में और सर्विस में, कमर्शियल सर्विस में। ये मैंने एक्सपोर्टर इम्पोर्टर बताया था आपको पूरी डिटेल्स में। ठीक, अब ये जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट का जो रिपोर्ट था 24 का, इसको भी मैंने पूरे, कौन बताता है, यूएन स्टेट देता है। बताया मैंने आपको कि एफडीआई की इनफ्लो आउटफ्लो जो के हिसाब से कौन सी कंट्री में आया गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, देखो इसमें सारी चीज़ें मैंने वही सब चीज़ सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा था कि अगर आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो फिर आपको दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, उसको आपको दोबारा फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको जो है अब ध्यान से पढ़ना और पढ़ के एक बार रिवाइज कर लेना, तो आपका जो है पूरा डिटेल्स इसमें कवर्ड हो जाएगा। नाउ अब देखो अगला जो पार्ट होगा हमारा इसमें, उसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, उसमें जो आपकी न्यूज इन शॉर्ट। ठीक है, ये तो कम्प्रिहेंसिव न्यूज़ था जो हमने कंप्लीट किया, कम्प्रिहेंसिव वाला। ओके, ये कम्प्रिहेंसिव न्यूज़ था, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ थे, इससे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बनेंगे, इसको हल्के मत लेना। डाटा है, बोरिंग है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर न्यूज इन शॉर्ट अगला टॉपिक हमारा होगा। ठीक है, कुछ स्कीम्स है, कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ इंडेक्स है, ये देख लेंगे। उसके बाद मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स है, वो देख लेंगे एक वीडियो में। ठीक है,
उसके बाद फिर जो अपना जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 3, उसमें जो है हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे देख लेंगे। ठीक है, मैं पूरा आपको ये कंप्लीट कराऊंगा। और अभी तक आपने साइंस टेक नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी लगभग 2 घंटे का पूरा कंप्लीट साइंस टेक एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया है। शॉर्ट एंड कम्प्रिहेंसिव न्यूज उसमें भी कवर किया हुआ पूरी डिटेल्स में, एक भी चीज़ नहीं छूटा है, आप उसको जाके देखना। फिर वन लाइनर न्यूज भी मैंने कवर कर रखा है आपको, उसका पार्ट 1 अभी अपलोड हो गया है, पार्ट 2 बाकी है। पार्ट 2 में छोटे मोटे न्यूज हैं जो कि अभी मैं आपको एक आज कल में अपलोड कर दूंगा उसको भी। ठीक है, और रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस का जो है 3rd वीडियो है, उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसे HDI में इंडिया की रैंक कितनी है, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या रैंक है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो रिपोर्ट देती है, ठीक है, वो उसके बारे में जो है पूरे डिटेल्स में मैंने एक एक पैरामीटर्स को डिटेल्स में डील किया हुआ है। आप वहाँ जाके पढ़ो, बहुत फ़ायदा आएगा आपको, बहुत कंफर्टेबल, पूरी कंप्लीट करने के बाद आप कंफर्टेबल जोन में रहोगे। इतनी मेहनत कोई नहीं करता है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम में आप कंफर्टेबल फील कर सको। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है चीज़ें, ताकि मैं और वीडियो बना के आपको अपलोड करूँ, इसमें डाल सकूँ। ठीक है, ज्योग्राफी की कुछ वीडियो पड़ी है, उसको भी आप चाहो तो देख सकते हो, क्लाइमेट से है, क्लाइमेट का रिवीजन 2 घंटे 1 घंटे में मैंने कराया है पूरा। फिर एटमॉस्फेयर का है, ठीक है, कुछ और टर्म्स हैं, उसको देख लेना। तब तक टेक केयर, कीप रीडिंग, गॉड ब्लेस यू।